हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्टेप अप एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2 कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। तो आज के इस सेशन में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कंडीशन रही यूरोप की, और फिर उसी के बाद किस तरीके से यूएस हेल्प करता है, और एट लास्ट यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज के सेशन में यूरोपियन यूनियन को, और फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। और स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बहुत से यूरोप के जो लीडर्स थे वो एक क्वेश्चन के साथ ग्रैपल्ड थे। कहीं ना कहीं तक ग्रैपल्ड का मतलब बहुत सोच विचार में थे, उलझन में थे, और वो क्वेश्चन था किसका? क्वेश्चन ऑफ यूरोप। अब यूरोप का क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पर यूरोप के लिए ये क्वेश्चन था कि क्या यूरोप को ये चीज़ अलाउ की जाएगी कि वो रिवर्ट करे अपनी ओल्ड राइवलरीज को, मतलब जो पहले से प्रतिद्वंद्विता है या जो उसके राइवल पहले रहे हैं उसी चीज़ को फिर से रिवर्ट कर दे, या फिर दूसरी कंडीशन दी गई कि ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पर और इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने जो कंट्रीब्यूट करें, एक तरीके से पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करें वर्ल्ड के लिए। तो कंडीशन एक बार आसानी से समझ लो। क्या पढ़ा हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। अब यूरोप के जो लीडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अब यूरोप के साथ क्या किया जाएगा, क्या होगा यूरोप का। तो यूरोप के पास दो कंडीशन थी। एक तो कंडीशन थी कि ये फिर से इसके जो ओल्ड राइवलरीज रही हैं, ठीक, इसको रिवर्ट कर दे, सारी चीजें जैसी पहले चल रही थी ठीक उसी तरीके से काम होता रहे, या फिर ये क्या करे, रिकंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस यूरोप में बनाए जाएं जो एक तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें वर्ल्ड लेवल पर। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, और फिर हम आगे देखते हैं क्या हुआ, क्या देखा गया। तो एक चीज तो ये यहाँ पर ये चीज समझ आ गई थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसने पूरी तरीके से शैटर्ड कर दिया था। शैटर्ड का मतलब है जो एक तरीके से चूर चूर कर दिए थे सारे सपने। और वो क्या सपने थे कि assumptions और structures on which the European states had based their relations। तो यहाँ पर समझो एक चीज़ को ये बताया गया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कहीं ना कहीं तक बहुत से जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो आकलन लगाए जा रहे थे, या जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे थे जिस बेसिस पर यूरोपियन स्टेट्स बनेंगे और उनके जो रिलेशंस होंगे, वो कहीं ना कहीं तक अब पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रहे थे। 1945 की बात है जहां पर यूरोपियन स्टेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं, सामना करते हैं किस चीज़ का। तो 1945 में यहाँ पर जो यूरोपियन स्टेट्स हैं ये कन्फ्रंट करते हैं। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, ठीक, किस चीज़ का सामना करते हैं? एक तो जिस तरीके से इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, रुइन ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, और सेकंड क्या, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अजम्पशन एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड। और वो सारे अजम्पशन जिस बेसिस पर यूरोप बना था उसको एक तरीके से जो अजम्पशंस थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, ठीक है। तो अब 1945 की ये कहानी थी। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। 1945 के बाद यूरोपियन इंटीग्रेशन, जो यूरोप पूरा था, उसको कौन हेल्प कर रहा था, उसे कौन एड कर रहा था? तो कोल्ड वॉर के बाद इन्हें एड कर रहा था कोई, कहाँ पर, कौन? तो अमेरिका। अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प दी और इसी के साथ साथ यूरोप को हेल्प किया उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जिसे कहा गया मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान के तहत 1945 के बाद जो यूरोप इंटीग्रेशन था उसको कौन हेल्प किया जा रहा था? कोल्ड वॉर के द्वारा। और अमेरिका यहाँ पर मार्शल प्लान के तहत यूरोप को हेल्प करता है।
ठीक, अब यूरोप को अमेरिका हेल्प करने लग गया। यूरोप ने यहाँ पे एक न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश किया, जो हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के टाइम पर पढ़ रहे थे। तो यूरोप यहाँ पर इस्टेब्लिश करता है नाटो, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, और एक तरीके से सभी को सिक्योरिटी इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब मार्शल प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो मार्शल प्लान के अंदर हम देखते हैं क्या, मार्शल प्लान में एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश किया गया 1948 में। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ताकि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को एड कर सके, हेल्प कर सके। तो अब यहाँ पे एक कहानी और क्लियर हुई हमें कि ये है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में 1948 में OEEC इस्टेब्लिश किया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसके तहत यूरोपियन स्टेट्स, जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे, उनको हेल्प की गई। ठीक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि हम नाम देख रहे हैं वही है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक तरीके से किया गया, और ये एक ऐसा फोरम बन गया जहां पर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स कोऑपरेट करना चालू कर देते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये एक ऐसा फोरम बन जाता है OEEC, जहां पर अब यूरोपियन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जितने भी हैं, वो कोऑपरेट करते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर। और जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वो इस्टेब्लिश की जाती है 1949 में, और यहाँ से एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन बनता है। मतलब इतना समझ लो यहाँ पे कि OEEC जो फोरम बनाया गया, इसके तहत ट्रेड और क्या देखा हमने, तो यहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को कोऑपरेट किया। और एक और काउंसिल बनाई गई, द काउंसिल ऑफ यूरोप, ये इस्टेब्लिश की गई 1949 में, और इसके तहत पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना स्टार्ट किया। ठीक, तो कहानी यहाँ तक समझ में आई कि यूरोप की स्थिति कैसी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, किस चीज़ का सामना कर रहे थे कि इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जिस आधार पर यूरोप बना था वो भी सारे अजम्पशन सब खत्म हो गए। अब अमेरिका आता है, यूरोप को हेल्प करता है, और यूरोप को हेल्प करने के लिए मार्शल प्लान लेकर आता है। मार्शल प्लान के तहत OEEC बनाया जाता है और काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, अब जो प्रोसेस थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज की, उसको आगे बढ़ाया जाता है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया, अगर हम यहाँ पर ये स्टेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। यहाँ पर आयरलैंड, UK, डेनमार्क, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, इस तरीके के पूरे स्टेट्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सबसे पहले OEEC बनाया, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। अब इन लोगों ने क्या बना दिया, अब इन्होंने बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब बनाई, 1957 में। और यहाँ से एक पॉलिटिकल डायमेंशन मिलता है, और यहाँ से अब क्रिएशन हो जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट का। काउंसिल ऑफ यूरोप क्यों बनाई गई, ये बनाई गई पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हर एक कंट्री को ये क्या कर रहे थे, यूरोपियन इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे थे। एक तरीके से इनकी इकोनॉमी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। इन सारी चीज़ों के बीच में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनाई। और ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, यहाँ से इस प्रोसेस की वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट का क्रिएशन हो जाता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझो, हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सोवियत ब्लॉक पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका था, कोलैप्स हो चुका था, इस वजह से यहाँ पर ये देखा गया कि यूरोप एक फास्ट ट्रैक पर आ गया। और इस फास्ट ट्रैक पर आने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट होता है यूरोपियन यूनियन का। कब, 1992 में। तो ये कुछ टाइमलाइन थी, और इन सारी चीज़ों को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए यूरोपियन यूनियन बनाया गया। मतलब हमने क्या देखा, एक बार अगर हम फिर से थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा OEEC बनाया गया। ठीक, OEEC के बाद क्या बनाया गया, तो काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई। अब काउंसिल ऑफ यूरोप बनाने के बाद क्या किया, यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई।
यहाँ से पार्लियामेंट बनी, यूरोपियन पार्लियामेंट। और जिस तरीके से सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स होता है और उसके बाद फॉर्मेशन हो जाता है किसका, यहाँ से फॉर्मेशन हो गया ईयू का, कब, 1992 में। क्लियर हुआ यहाँ तक की कहानी। अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन रखा गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, यहाँ से अब इतने पूरा जितना यूरोपियन यूनियन है, जितनी कंट्रीज़ हैं, इनकी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई। अब ये कॉपरेशन करने लगे जस्टिस पर, और एक तरीके से जो होम अफेयर्स थे उस पर भी कॉपरेशन करते थे, और एक सिंगल करेंसी का फॉर्मेशन कर लिया गया। मतलब कि अब जो पूरे स्टेट्स अलग अलग थे यूरोप के, उन सब का इंटीग्रेशन कर लिया गया यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करके। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे की कहानी देखो। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, अपनी खुद की करेंसी भी बना ली, अपने पूरे रीजन में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर एक चीज़ को कोऑपरेट करने लगे। धीरे धीरे करके इनकी इकोनॉमी भी क्या होती गई, इनकी इकोनॉमी भी एक तरीके से इवॉल्व होती गई, और इवॉल्व होते होते मतलब इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते ये देखा गया कि इकोनॉमिक यूनियन से ये क्या होता गया, पॉलिटिकल यूनियन में कन्वर्ट होता गया, पॉलिटिकल वन। क्योंकि मेनली तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सब काम हो रहा था, क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट इकोनॉमी तो अच्छी होती गई, धीरे धीरे करके ये इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन की तरफ कन्वर्ट होने लगा। ईयू और अच्छे से कब एक्ट करने लग गया, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे करके एक अच्छी तरीके से एक्ट करने लग गया और नेशन स्टेट बन गया ईयू, यूरोपियन यूनियन। मतलब कि अब आप ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया, हर एक स्टेट को इंटीग्रेट किया गया इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए, और धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन कन्वर्ट हो गया एक नेशन स्टेट में। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्योंकि ये नेशन स्टेट बन गया तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी होना था। ठीक, सो while the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem, founding date and currency। मतलब कि ये जितने भी स्टेट्स थे सब इंटीग्रेट हो गए, अब इंटीग्रेट हुए हैं और हर एक चीज़ को अगर कॉमनली ही फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी होना था। बहुत बार ऐसे अटेम्प्ट्स किए भी गए कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बट ये देखा गया कि इसका अपना एक नेशनल फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, अपनी खुद की करेंसी है, और इसी के साथ साथ और क्या हम देखें, इसका अपना एंथम भी है। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो इसके कुछ फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी कॉमन है, जैसा कि हमने देखा, और इसी के साथ हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया को बढ़ा सकें कोऑपरेशन के साथ, और फोकस किया है कि मेंबर्स हमारे इंक्रीज़ होते जाएं, कि ईयू में जितने भी कंट्री मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कंट्रीज़ इंक्रीज़ होती जाएं, और इसमें भी मेनली फोकस किया है किस पे, स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। ठीक, सो द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। अब जो प्रोसेस है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो द प्रोसेस हैज नॉट प्रूव्ड इजी फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक इन गिविंग द ईयू पावर्स दैट वर एक्साइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो प्रोसेस थी कि एक तरीके से इतनी पूरी कंट्री है और ये कंट्रीज में काफ़ी सारी, ये पूरा रीजन है और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ को इंटीग्रेट कर लिया किसने, यूरोपियन यूनियन ने। अब यूरोपियन यूनियन ने इन पर हर एक चीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, यहाँ तक कि फ्लैग भी कॉमन होगा, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी कॉमन होंगी, और हर एक चीज़, करेंसी भी इवन एक तरीके से कॉमन होगी। बट अगर हम बात करें ये जो प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं रही, क्योंकि जो लोग बाग यहाँ पे कंट्रीज़ में रहे, मान लो ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं, इन्होंने, इनके लिए मतलब एक तरीके से इनका कहना ये था कि जो चीज़ें हमारी कंट्रीज़ में हमारी कंट्री को पावर मिली हुई है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है, ये पावर हम ईयू के हाथ में कैसे दे दें। ये चीज़ यहाँ पर थी कि जो मेंबर कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा खुश बिल्कुल भी वो नहीं थे कि ईयू को हम पावर दे दें जो पावर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को दी गई है।
अब आप ही समझ लीजिए, हमारी पावर, हमारी कंट्री में पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब ऐसी पूरी नेबरिंग कंट्रीज, सारी कंट्रीज को मिलाकर एक यूनियन बना दिया जाए और उस यूनियन को पावर दे दें कि आप हमारी कंट्री को चलाइए। तो इस तरीके से यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, खुश नहीं थे कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो ईयू के हाथ में चली जाए। और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशंस भी थे, जैसे कि कुछ न्यू कंट्रीज अगर ईयू में आती हैं तो उनको कुछ रिजर्वेशंस भी दिए गए। तो इस तरीके से ईयू वर्क कर रहा था। ठीक है, ईयू का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब कि क्या है कि जैसे आसपास की जो कंट्री है और यूरोपियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये ईयू है और यहाँ आसपास कुछ और कंट्रीज हैं। अब ईयू तो चाह रहा है ना कि ये कंट्रीज भी हमारे अंदर इंक्लूड हो जाएं और ये भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं ईयू से। ईयू की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस हो रही है, कहीं ना कहीं तक इससे प्रभावित हो रही हैं। ये देख रही हैं कि यार ईयू जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। ईयू की अगर हम बात करें तो ईयू ने अपनी मेंबर कंट्रीज इतनी ज़्यादा ईयू की हो चुकी हैं कि हमने ये तो देख ही लिया कि ईयू अपने आप में एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया ईयू। मतलब कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की अगर इकोनॉमी अगर हम मिला दें, पूरी जीडीपी मिला दें, तो ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनती है। और कितनी? तो मोर देन $17 ट्रिलियन 2016। मतलब कि 2016 में यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी आई वो $17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी। किसके कंपैरिजन में? नेक्स्ट टू दैट ऑफ दिस यूएसए। मतलब यूएसए की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि हम देखेंगे कि जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आए तो अमेरिका की डोमिनेंसी को कम कैसे किया, तो वो देख रहे हैं हम कि ईयू सेकंड नंबर पर आ गया। ठीक है, और फर्स्ट में कौन है अभी? जैसे कि यूएसए। अब अगर हम बात करें इसकी करेंसी की, तो ईयू की करेंसी कौन सी है? ईयू की करेंसी है यूरो। ये भी कहीं ना कहीं तक जो यूएस डॉलर है उसके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो यूएस डॉलर की डोमिनेंसी है ना, उसको भी ये डराता है कि तुम्हारी जो वैल्यू है डॉलर की वो भी कम हो जाएगी यूरो के सामने। ठीक, क्योंकि करेंसी भी स्ट्रांग है। तो ईयू के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि ईयू किस तरीके से वर्क कर रहा है, ईयू इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग हो गया है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर जीडीपी में आ गया है $17 ट्रिलियन। उसके अलावा अगर उसकी करेंसी की हम बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर को भी कहीं ना कहीं तक 38 है कि यूरो जो है वो कहीं ना कहीं तक बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ईयू के वर्ल्ड ट्रेड की, तो वर्ल्ड ट्रेड में कितना शेयर है? तो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है वो यूएस का कम है और ईयू का ज़्यादा है कंपैरिजन वाइज। ठीक है, दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इट share of world trade is much larger than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसका ट्रेड ज़्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड में शेयर ज़्यादा है। कैसे? जैसे कि मान लो ये वर्ल्ड ट्रेड पूरा है, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? ईयू का है। बाकी हम यूएस, चाइना, ये सब इनका है। ठीक है, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं। तो इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा शेयर है, तो जब भी कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो ज़्यादा किसका एक तरीके से फोकस किस पे किया जाता है, किसकी बातों पर, ये सारी चीज़ें किस पर ध्यान दिया जाता है? ईयू पर वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। इकोनॉमिक पावर की अगर हम बात करें ईयू की, तो ये कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस करता है अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एशिया को भी, अफ्रीका को भी। क्या समझ में आया? जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस होती है इसकी इकोनॉमी को देखते हुए। ठीक है, और इसी के साथ साथ तो ये तो हो गए क्लोजेस्ट नेबर्स। अब अगर हम बात करें एशिया की और अफ्रीका की, ठीक, तो ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं ईयू की इकोनॉमिक पावर से। क्लियर हुआ? तो ईयू यूएस को भी कहीं ना कहीं तक पीछे छोड़ रहा है और आसपास की कंट्री के साथ साथ एशिया, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये फंक्शन कैसे करता है? तो ईयू जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर of the EU. France holds permanent member seats on the UNSC. It also functions as an important bloc in international of the EU. France holds permanent seat on the UN Security Council। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम परमानेंट मेंबरशिप की बात करें
तो परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पर है, तो हम बात करते हैं अब यूएन की। तो यूनाइटेड नेशंस में होती है परमानेंट मेंबरशिप, और कितनी कंट्रीज हैं अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तो इन परमानेंट मेंबरशिप जो यूएनएससी में होती है, इसमें से जो फ्रांस है जो ईयू का ही मेंबर है वो यहाँ पर परमानेंट सीट होल्ड करता है। तो यहाँ से भी ईयू की पावर हमको समझ आती है। आने वाले चैप्टर्स में जब हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे परमानेंट मेंबरशिप को, ठीक है। ईयू की और अगर हम बात करें तो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं ईयू के यूएनएससी में, जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, ठीक। और यहाँ से ईयू इन्फ्लुएंस करता है यूएस की भी कुछ पॉलिसीज को, जैसे कि करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब परमानेंट मेंबरशिप है फ्रांस की, अब फ्रांस की परमानेंट मेंबरशिप जहां पर है वहां पर यूएस भी है। तो अब परमानेंट मेंबरशिप क्या कहती है कि जो भी डिसीजन आएगा वो सबके हाँ कहने पर ही आएगा। तो यूएस अगर कुछ पॉलिसी लेकर आ रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस करता है ईयू, प्रभावित करता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप में है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप में भी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो यूएस की पोजीशन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो भी कौन इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ईयू, ठीक। अगर हम बात करें ईयू के डिप्लोमेसी की, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की, नेगोशिएशंस की, तो यहाँ पर इसी के साथ साथ हम मिलिट्री फोर्स भी देखते हैं जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों पर ईयू काफ़ी अच्छे से अपना इम्पैक्ट डालता है। अब अगर हम मिलिट्री की बात करें तो जैसे कि हमने अभी इससे पहले क्या देखा था, जीडीपी कितनी, 17 ट्रिलियन डॉलर में हम देख रहे थे, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड में शेयर सबसे ज्यादा। अब अगर हम ईयू के मिलिट्री पावर की बात करें या मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो जितने भी स्टेट्स ईयू में हैं उनके मिलिट्री फोर्सेस को कंबाइन किया जाता है, तो ये भी सेकंड नंबर पर आती है। इतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर है ईयू के पास। इसी के साथ साथ अगर ईयू की मिलिट्री पावर ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो खर्चा भी करता होगा अपने डिफेंस पर, तो डिफेंस में भी सेकंड नंबर पर आता है ईयू यूएस के बाद। मतलब कि अपने मिलिट्री पावर्स, अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है ईयू, सेकंड नंबर पर फर्स्ट यूएस। और एक ईयू मेंबर स्टेट की अगर हम बात करें फ्रांस की, तो इनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनके पास हैं। तो ये पावर है ईयू की, इसलिए यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर में एक सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अब समझ में आया ईयू क्यों पढ़ना है हमको। इसी के साथ साथ वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस और कम्युनिकेशन जो है वो ईयू ही है, मतलब कि टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आया, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जीडीपी में सेकंड नंबर पर, वर्ल्ड ट्रेड में फर्स्ट नंबर पर, मिलिट्री पावर में सेकंड नंबर पर, डिफेंस सेक्टर में सेकंड नंबर पर, और अब हमने देखा स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पर। अब देख लो ईयू की पोजीशन, मतलब कि कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर जिस तरीके से बढ़ी, अमेरिका की डोमिनेंसी को कम किया, और किस तरीके से हर एक चीज़ में यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ता गया। कैसे स्टार्ट किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने इसको हेल्प की थी, और यहाँ पर आज की डेट में ईयू इतना बड़ा एक तरीके से यूरोपियन यूनियन नेशन स्टेट की तरह बन चुका है। अगर हम इसकी बात करें सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ईयू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरिया हर एक चीज़ में इंटरवेन कर सकता है वर्ल्ड लेवल पर, कोई भी इसे नहीं रोक सकता क्योंकि इसकी पावर इतनी हो चुकी है, इसके पास कंट्रीज इतनी हैं। बहुत से एरियाज में इसके मेंबर स्टेट्स के अपने कुछ खुद के फॉरेन अफेयर्स, रिलीजन अफेयर्स, फॉरेन रीजनल अफेयर्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, डिफेंस पॉलिसीज़ हैं। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य हो तो आप यूरोपियन यूनियन के बाहर किसी और स्टेट से कोई फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकते या डिफेंस पॉलिसीज़ नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टेट्स के अपने खुद के डिफरेंसेस भी हैं, फॉरेन रिलेशंस भी अलग हैं और थोड़ी आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। जैसे कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो टोनी ब्लेयर, ठीक है, टोनी ब्लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के पार्टनर रहे थे इराक इन्वेजन में,
ठीक। और बहुत से ईयू के जो न्यूअर मेंबर्स हैं वो यूएस का जो कॉलिशन ऑफ द विलिंग है इसके साथ भी कहीं ना कहीं तक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और देखी गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये अपोज करते हैं अमेरिका की पॉलिसी को। मतलब एक तरफ ब्रिटेन अमेरिका को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं तक सपोर्ट कर रहा है, और वहीं अगर हम जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो अमेरिका की पॉलिसी को अपोज कर रहा है। अलग अलग हैं, सोच विचार अलग हैं, बट फिर भी यूनियन है, इंटीग्रेशन है, एक साथ हैं, करेंसी कॉमन है। यहाँ पर एक डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म जो चलता है इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द ईयूज इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। ठीक। दस फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो हमने ये देखा, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक कार्टून दिया गया है 2003 का, जब यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव क्या करता है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करता है बट फेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये टाइटैनिक की इमेज क्यों यूज़ की है, क्यों यूज़ की गई है कार्टूनिस्ट के द्वारा इमेज ऑफ शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट ईयू को इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर हम न्यूज़ वगैरह जब देखते हैं तब देखते हैं कि इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही गई वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो टाइटैनिक का जहाज़ एक तरीके से डूब गया, ये बताना चाह रहे हैं। ब्रिटेन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो रहे थे मार्गरेट थैचर, ये जो रही हैं, यहाँ पर देखा गया यूके को इन्होंने यूरोपियन मार्केट से अलग कर दिया था। ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन भी कहीं ना कहीं तक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं और एडॉप्शन करते हैं यूरो का। तो ये यूरोपियन कॉमन करेंसी आ जाती है। और यहाँ से ईयू की एबिलिटी को लिमिट किया जाता है कि वो फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस में एक्ट नहीं करेगा कंट्रीज़ के। ठीक, क्लियर हुआ। तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कब बना, 1992 में। मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं, कैसे वर्क करता है और क्यों आज की डेट में कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर्स में हम यूरोपियन यूनियन को पढ़ते हैं। ठीक। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।